आज आए हम लोग अपने 8वें नंबर चैप्टर यानी कि कंट्रोलिंग नियंत्रण, जो कि भाग ए है ना। यहाँ से यहाँ तक में सही काम किए हैं, ये चीज़ जब आप चेक करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग कि अब ये विचलन सबसे पहले सर क्या होते हैं। तो विचलन ना मतलब जो हमारे टारगेट विचलन जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सकारात्मक विचलन और एक होता है नकारात्मक विचलन। ठीक है, मान लो मैंने ये मानक तय किया कि इस जैकेट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब इस क्वालिटी को कैसे मापेंगे, नहीं माप सकते। हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो देखो, जैसा कि तुम सब कंटिन्यूअसली सारे वन शॉट देखते जा रहे हो, वैसे ही मैं आपके लिए एक और नया वन शॉट लेके आया हूँ। कहाँ? तो विश्वास बैच में क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 8। क्योंकि हम लोगों ने स्टाफिंग कर लिया, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग तो कभी किया है ना, ठीक है, फिर प्लानिंग भी कर लिया, डायरेक्टिंग भी कर लिया। अब आज आए हम लोग अपने 8वें नंबर चैप्टर यानी कि कंट्रोलिंग नियंत्रण, जो कि भाग ए है ना, पार्ट ए का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हम लोग पार्ट बी में एंटर करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 होगा और चैप्टर नंबर 10 होगा, चैप्टर नंबर 11 होगा, फिर 12 पे आएंगे। ठीक है, तो आज जो है ऑफिशियली हम लोग अपना पार्ट ए का लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, पार्ट ए का जो अपना लास्ट लेक्चर है नियंत्रण का हम लोग वन शॉट आज करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा ये चैप्टर ही निपटा देंगे। ठीक है, ये क्या है सर, ये आपका इस चैप्टर का वन शॉट। ठीक है, इस चैप्टर का आपका जो है हम लोग नियंत्रण का वन शॉट करेंगे। वन शॉट में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगेन यार जो भी पहली बार देख रहा होगा इस चैप्टर को मेरे साथ बिल्कुल देख सकता है। रिवीजन करने के पर्पज से देख रहे हो फिर भी देख सकते हो, पहली बार वाले भी देख सकते हैं। सर पहली बार देख रहे समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। रिवीजन करने के लिए देख रहे सर आएगा, अरे यार पूरा डेप्थ में समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन नोट। तो नियंत्रण का हम लोग यहाँ पर वन शॉट करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। आज के लक्ष्य में नियंत्रण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाम देते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में बोलोगे तो सर इसको हम लोग कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में आप कहोगे तो इसको जो है हम लोग कंट्रोलिंग कह देते हैं। राइट, अब देखो कंट्रोलिंग में सर हम लोग स्टार्ट करेंगे परिचय से। ठीक है, लेकिन आप सोचो एक बार हम लोगों ने क्या क्या किया। सर हम लोगों ने पहले प्रबंध, ठीक है, हम लोगों ने पहले प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट के 5 प्रक्रिया थे, है कि नहीं? 5 प्रक्रिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, जिसमें हम लोग 5 पढ़ के आ रहे थे। अगर पांचों की बात करोगे तो हम लोग पहले पे सबसे पहले करते थे नियोजन। ठीक है, हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते थे, हम लोग सबसे पहले नियोजन यानी कि प्लानिंग करते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग सोचने का काम करते थे। फिर हम लोग इसको इंग्लिश में भी लिख दो, प्लानिंग। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, प्लानिंग। सेकेंड चैप्टर में बात करोगे तो हम लोगों ने संगठन किया, यानी कि वहाँ पे सोच तो लिया हमें क्या करना है। यहाँ पर हमने किया कि जो भी चाहिए काम करने के लिए। देखो यहाँ पे हम लोग प्रबंध जब मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ना लाला, जब हम लोग मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीन होता है कि मैनेजमेंट के टाइम पर आप कुछ लक्ष्य निर्धारण करते हो। ठीक है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आप ये 5 कार्य करते हो, तो आपका संगठन आता है, जिसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में क्या कहते हैं सर, ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि ऐसे तो चैप्टर नंबर आपका ये 5 है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग संगठन कर लिया। फिर आपने नियुक्तिकरण कर लिया। ठीक है, यानी कि लोगों को हायर भी कर लिया। चलो सर, नियुक्तिकरण डन हो गया। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, आपने स्टाफिंग करी, आपने जो है स्टाफिंग करी। ठीक है, फिर आपने स्टाफिंग के बाद में क्या किया, आपने निर्देशन भी कर लिया। ठीक है, अब सबसे आखिरी में, अब अगर सबसे आखिरी में आते हो तो आपका चैप्टर जो है कंट्रोलिंग आता है। ठीक है, सबसे आखिरी में जो है आपका चैप्टर जो है कंट्रोलिंग आ जाता है। डन, हाँ सर, सबसे आखिरी में कंट्रोलिंग। ठीक है, यानी कि नियंत्रण। ठीक है, अब आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो जो आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक में किया है ना,
जो आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक में किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोलिंग, अब नाम से ही पता लग रहा है कंट्रोलिंग है, यानी कि नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, हम चाहते हैं ना कि यहाँ पर चीज़ें हमारे हिसाब से चले। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर हम चाहते हैं कि भैया जो हमने सोचा है, यहाँ तक में हमने जो किया है ना, हमने क्या वो सभी काम यहाँ से यहाँ तक में सही काम किए हैं। ये चीज़ जब आप चेक करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग, कि यहाँ पे जो हमने किया, हमने जो यहाँ पर किया, हमने जो यहाँ पर किया, हमने जो यहाँ पर जो भी काम हम लोग जो भी गुल खिला के आ रहे हैं, क्या वो सही गुल खिलाया है, क्या सही पौधा लगाया है। वो चीज़ आप जब एक बार चेक करते हो तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या जैसा कार्य हम करना चाहते थे कार्य वैसा ही हो रहा है, मतलब जैसा हम करना चाहते थे, है ना, या जो हमें करना है क्या वैसा ही हम लोग काम कर रहे हैं, यही चीज़, ठीक है। तो नियंत्रण का मतलब ये होता है। अब नियंत्रण में पता है क्या होता है, देखो अब आपने क्या किया था मेरे दोस्त, यहाँ पर मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही डिसाइड कर ली, ठीक है। देखो क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसीजन यही हो जाता है, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसीजन पहले ही हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, लेट्स सपोज आपकी एक कंपनी थी, ठीक है, आप शर्ट का बिजनेस करते थे, आप शर्ट बेचते थे। शर्ट छोड़ो, आप ना केक का बिजनेस करते थे, आप केक बेचते थे, आपकी एक बेकरी शॉप थी, ठीक है। अब आपने प्लानिंग, अब आपने जब योजना बनाई ना, तो आपने बोला यार इस साल ना हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे, मतलब कितना सेल करेंगे, तो हमारा ट्राई होगा ना कि इस बार हम लोग कम से कम 1 लाख का सेल तो कर ही ले, ठीक है। 10 लाख, चलो 10 लाख कर देते हैं, ठीक है। कम से कम 10 लाख का सेल तो हम लोग कर लें। आपने यहाँ पर गोल सेट किया, ठीक है, आपने यहाँ पर उद्देश्य बनाया अपना कि हमें ये हासिल करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये जो है हासिल करना है, ठीक है। ये आपने गोल तो सेट कर लिया कि सर हमारा ये टारगेट है, हम ये करना चाहते हैं। उसके लिए आपने सारे संसाधन जमा करे, लोगों को रखा, फिर काम शुरू किया, ठीक है। तो लोगों को रखा कि आप सामान बेचोगे, ठीक है, मतलब केक बेचने के लिए आपने वहाँ पे गोल तो सेट कर लिया, ठीक है। अब आप कंट्रोलिंग में आते हो ना कि भैया हमने जो यहाँ पर सोचा था, ठीक है, क्या हमने वैसा काम किया है, ठीक है। मतलब हमारा एक मानक, हमने मानक निर्धारित कर रखा था, ठीक है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा था, इसको बोलते हैं मानक, कि हमें ये हासिल करना है, हमने ये डिसाइड कर रखा था, इसको सेट स्टैंडर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करते हो कि हमने क्या सोचा था करने का, हमने क्या निर्धारण किया था, है ना, और हम क्या करना चाहते हैं। मतलब आप यहाँ देखोगे कि अभी तक हम लोगों ने कितना सेल किया है, हिसाब लग के आता है सर, हिसाब लगता है कि सर कंट्रोलिंग में, ठीक है, कि अभी तक आपने केवल जो है 8 लाख के केक बेचे हैं, यानी कि 8 लाख केक्स बेच दिए हैं, तो बचे कितने, 2 लाख। मतलब पता लग रहा है कि 2 लाख आपने कम सेल किया है ना, 2 लाख आपने कम सेल किया। आपका मानक क्या था सर, आप 10 लाख सेल करना चाहते थे, लेकिन अभी तक कितना बेचा है, केवल 8 लाख, सॉरी, है ना। तो आपने सोचा था कि मेरा सेट स्टैंडर्ड 10 लाख है, मैं इतना बेचूंगा, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना, आपका जो कार्य निष्पादन था उसको हम लोग बोलेंगे, यानी कि जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस था, आपका जो एक्चुअल में कार्य किया था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य निष्पादन, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है 2 लाख आपने कम बेचा। तो अब आप यहाँ पर ढूंढोगे कि भैया ये 2 लाख बिके तो बिके कम क्यों। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये क्या हुआ, ये जो गैप आया ना, ये जो गैप आया, इसको पता हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विचलन आया है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि विचलन, विचलन का मतलब होता है कि अब ये विचलन सबसे पहले सर क्या होते हैं, तो विचलन ना मतलब जो हमारे टारगेट, ठीक है, और जो हम लोगों ने काम किया इसके बीच में कोई गैप आता है उसको विचलन बोलते हैं। अब यही समझो, विचलन जो होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक विचलन और एक होता है नकारात्मक विचलन, ठीक है। एक होता है सकारात्मक विचलन, एक होता है नकारात्मक विचलन, ठीक है। यानी कि सकारात्मक हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका नकारात्मक, ठीक है। अब देखो सकारात्मक विचलन मतलब सर, सकारात्मक विचलन का मतलब होता है कि कोई गलती नहीं हुई। मतलब सर बताओ, जैसे लेट सपोज आपने 10 लाख का टारगेट सेट किया था ना, 10 लाख, और आपने बेचा 12 लाख का केक,
तो सर आपने तो 2 लाख एक्स्ट्रा बेचे, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो है ना, ये इसको बोलेंगे ये सकारात्मक विचलन है, ठीक है, कि आपने 2 लाख एक्स्ट्रा बेचे हैं, ठीक। लेकिन अगर आपने कम बेचे हैं तो ये कहाँ आ जाएगा, नकारात्मक विचलन में। अब नकारात्मक विचलन आया है तो आप सोचोगे, आप ढूंढोगे कि भाई हमसे गलती कहाँ हुई, हमें यहाँ जाना था और हम यहीं तक पहुंच पाए हैं, तो यहाँ बीच में गैप क्यों है, रीजन क्या है, ठीक है। तो आप विचलन का क्या करोगे, अगर नकारात्मक विचलन आता है तो आप विचलन विश्लेषण करोगे, ठीक है ना। आप विचलन विश्लेषण करोगे, समझ रहे हो, मतलब आप एनालिसिस करोगे, ठीक है, विचलन, ठीक है। और जैसे ही विचलन विश्लेषण आपको पता लग जाएगा, वैसे ही आप इसके लिए क्या करोगे, आप सुधारात्मक कार्रवाई करोगे, ठीक है, मतलब आप इसको सुधारोगे, समझ रहे हो, आप इसको सुधारने का प्रयास करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, सुधारात्मक कार्रवाई, ठीक। समझ में आई मेरी बात, यानी कि नियंत्रण प्रक्रिया क्या है, आप चाहते थे कि मेरा काम ऐसा हो, ठीक है, आप चाहते थे कि मेरा जो है ना, मेरा जो काम हो ऐसा हो, लेकिन एक्चुअल में हुआ ऐसा, ठीक है, यानी कि आप 10 लाख बेचना चाहते थे बट अभी तक बेचा आपने 8 लाख, 2 लाख आपने कम बेचे हैं, ठीक है। तो आप पता तो करना चाहोगे ना, ये 2 लाख कम क्यों बिका है, ठीक है। पता भी लग गया तो भाई ये तो गलत बात है, हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा तो हमारी कंपनी बंद हमें करनी पड़ेगी, है नहीं। तो हमें ना इसको सुधारना होगा, हमें अगले साल ज्यादा बेचने होंगे। तो वही आप नियंत्रण में क्या करते हो, आप नियंत्रण में एक टारगेट सेट करते हो, ठीक है, उस टारगेट आपने सेट कर लिया, फिर आप अपने किए गए काम को यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर करते हो, कंपेयर करके डेविएशन निकालते हो। डेविएशन जो आता है, डेविएशन 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। अगर नकारात्मक आया है तो सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और अगर सकारात्मक आया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही होता है नियंत्रण। यानी कि नियंत्रण का सीधा मतलब है कि जो हमने सोचा था, हमने जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य तय किए थे, पूर्व निर्धारित लक्ष्य का मतलब जो हमने लक्ष्य पहले ही तय कर लिया था, क्या हम वैसा ही काम कर रहे हैं, उसी के अनुसार, उसी के अनुकूल सारा कार्य हो रहा है, इसी को चेक करने को हम लोग बोलते हैं नियंत्रण, ठीक है। अब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, देखो रीड करो मेरे दोस्त एक बार, ठीक है। क्या बोला, नियंत्रण प्रबंध के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। चलो ठीक है, एक प्रबंधक को गतिविधियों की प्रगति पर नजर रखने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि गतिविधियां पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप निष्पादित हो रही हैं, ठीक है, प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करने की आवश्यकता होती है ताकि संगठनात्मक लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। अब इसका तो ये लक्ष्य ही था ना भाई, जो वो प्राप्त करना चाहता था 10 लाख, वो तो उसका लक्ष्य था, हाँ कि ना, वो उसका क्या था, वो उसका लक्ष्य था, ठीक है ना, वो उसका क्या था, वो उसका लक्ष्य था, वो उसको प्राप्त करने के लिए नियंत्रण कर रहा था, ठीक है। तो यहीं पे ये लाइन आपको कहता है डन। अब देखो नियंत्रण क्या करता है, तो नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि समस्त काम का निष्पादन प्रबंध के पहले 4 कार्यों अर्थात नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण के निर्देशन के अनुरूप हुआ है या नहीं, ठीक है। यानी कि नियंत्रण ये कंफर्म करके देता है कि हमारा सारा काम, ठीक है, नियंत्रण क्या करता है, नियंत्रण ये कंफर्म करता है कि क्या हमारा सारा काम इसी के हिसाब से हुआ है। अगर विचलन नकारात्मक आया तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती की है, अगर सकारात्मक आया तो हमने सारा काम बिल्कुल सही किया है, ठीक है। ये चीज देखो, यदि नहीं, देखो लिख भी रहा है, यदि नहीं तो प्रतिकूल परिणामों से बचने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। नियंत्रण की परिभाषा देखोगे तो वही निकलता है, नियंत्रण प्रबंध का वह कार्य है, क्या है, यह प्रबंध का वह कार्य है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि संगठन की सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित मानकों और योजनाओं के अनुसार संपन्न हो रही हैं, ठीक है, ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके, ठीक है। अब देखो, अब नियंत्रण के चरण जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। अब सबसे पहला आ रहा निष्पादन मानकों का निर्धारण, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मानक का मतलब हमारा टारगेट, ठीक है, आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक। तो देखो नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण निष्पादन के मानकों का निर्धारण करना होता है, ठीक है, जो संस्था के लिए मापदंड का काम करते हैं, ठीक। ये मानक जो है ना, ये मानक पिछले निष्पादन या उसी उद्योग की अन्य समान इकाइयों के देखो ये जो मानक हम लोग डिसाइड करते हैं ना, निष्पादन या उसी उद्योग की अन्य समान इकाइयों के निष्पादन के आधार पर तय किए जा सकते हैं, ठीक है। निर्धारित लक्ष्य स्पष्ट
ठोस और मापने योग्य होना चाहिए, जैसे उत्पादन लक्ष्य प्रति माह 1 लाख इकाइयों या लाभ लक्ष्य 10 लाख रुपए। मतलब बोल रहा है ना कि हम लोग जो मानक तय करेंगे ना वो किसी मापने योग्य होना चाहिए, मतलब हम उसको माप सके, है कि नहीं। जैसे अब मैं बोलूंगा, ठीक है, मान लो मैंने ये मानक तय किया कि इस जैकेट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब इस क्वालिटी को कैसे मापेंगे, नहीं माप सकते, है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हम लोग एक नंबर में बताते हैं। इसको मापने का एक और तरीका है कि एक टेस्टिंग होती है, ठीक है, टेस्टिंग में माप सकते हैं। लेकिन अगर मान लो, चलो छोड़ो, ये छोड़ो, ठीक है, ये छोड़ो, मान लो जैसे, ठीक है, मान के चलो जैसे कि ये मैनेजर है, ठीक है, ये कौन है, ये मैनेजर है, ठीक। ये अपने अधीनस्थ को कहता है कि भाई सेल्स ना, हमारी कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़नी चाहिए। अब इसका अधीनस्थ बोलेगा भाई कितनी सेल्स बढ़नी चाहिए, कौवे उड़ गए, तोते उड़ गए उसके, है ना, उसको भी नहीं पता कितनी बढ़नी चाहिए। तो भाई उसको तुम बताओगे, अब एक तुम नंबर बता दोगे 10% बढ़नी चाहिए, 15% बढ़नी चाहिए, तो ये सेल को बढ़ाना आसान होगा। उसको पता होगा कि अभी यहाँ है तो हमें हमारी सेल इतनी करनी है। लेकिन सिर्फ बढ़नी है अगर बोल दोगे, बढ़ानी है हमें, तो उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में सेल्स बढ़ाना कितना है, ठीक है। तो यहाँ जो मानक जो होता है ना, उसको वो मापने योग्य होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग आराम से माप सके, ठीक। अब ये इसके प्रकार होते हैं, ये माप के जो है मानक के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका संख्यात्मक। संख्यात्मक का मतलब है कि ये मानक जो होंगे ना संख्या के रूप में होंगे। जैसे मैंने तुमको यहाँ पे डिसाइड करके दिया, ठीक है, एग्जाम्पल में कि मानक है। मानक मतलब ये क्या है, ये संख्यात्मक मानक हो गया, ठीक है। ये क्योंकि नंबर है ना, संख्या के रूप में है, तो ये संख्यात्मक मानक हो गया, ठीक है। एग्जाम देख लो, यहाँ पे लिखा भी होगा क्लियरली, ठीक है। ये वे मानक जिन्हें आंकड़ों की मदद से दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे उत्पादन एवं विक्रय है, उत्पाद इकाइयां, व्यय होने वाली लागत, कमाई जाने वाली आय, एक का करने में लगने वाला समय, ठीक है। इन्हें मूर्त मानक भी कहा जाता है क्योंकि इन मात्रा में प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। अब सीधी बात है ना, तुम बोलोगे कि 10 लाख सेल करके दो, ठीक है, प्रॉफिट 10% से ऊपर जाना चाहिए, तो ये ऐसे मानक है जिसको मापा जा सकता है, दिख भी रहा है कि नहीं। अब दूसरा मानक होता है ना जो मात्रात्मक, ये तो हो गया, ठीक है, संख्यात्मक, समझ गए ना। अरे एक और कहाँ गया, एक और आपका होता है, एक संख्यात्मक है और एक गुणात्मक होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है गुणात्मक मानक, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। दूसरा आपका होता है गुणात्मक, ठीक है। मतलब ये जो होते हैं ना गुण के हिसाब से होते हैं कि भाई इतना % है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गुणात्मक मानक, ठीक है। डन हो गई बात। यानी कि यहाँ गुणात्मक, यहाँ जो है ना ये विशिष्ट रूप से गुण के बारे में बात करेगा, ठीक है। यह विशेष रूप से तीसरा इतना लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, गुण से संबंधित होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो दूसरा स्टेप आता है, आपने क्या किया, आपने पहले अपना मानक निर्धारण कर लिया कि हमें काम क्या करना है। आपने मान लो डिसाइड कर लिया कि हमें 1 लाख सेल करना है, ठीक है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें जो है 1 लाख सेल करना है, ठीक है। फिर आप करोगे इन मानक का क्या करोगे सर, आप इन मानक का आप डिसाइड तो कर लिया, अब देखेंगे चलो हमारा टारगेट तो ये था, हमने कैसा काम किया है इस चीज को भी तो देखें। हमने टारगेट तो सेट कर लिया था लेकिन हमने कैसा काम किया है। तो आप यहाँ क्या करते हो, वास्तविक निष्पादन का मापन करते हो कि हमने क्या किया है, हमारा कार्य कैसा हुआ है, ठीक है। तो निष्पादन मानकों के निर्धारण के बाद अगला चरण वास्तविक निष्पादन का मापन होता है, जिसमें कर्मचारियों के वास्तविक कार्य की तुलना तय मानकों से की जाती है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, वास्तविक कार्य की तुलना तय मानकों से की जाती है, यानी कि जो हमारा कार्य है, जो हमें कार्य करना था, ठीक है, उसकी तुलना हम अपने कार्य से करेंगे, ठीक है। अब वास्तविक निष्पादन को योजनाबद्ध लक्ष्यों के अनुरूप समान इकाइयों में मापा जाता है और इसके लिए प्रत्यक्ष अवलोकन, नमूना जांच और निष्पादन रिपोर्ट जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल दिया यहाँ पर,
निष्पादन का मापन मात्रा जो है गुणवत्ता दोनों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे 1,00,000 इकाई, तो वो खुद आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, देखो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले क्या काम किया सर, आपने सबसे पहले क्या काम किया, आपने जो है सबसे पहले किया है यहाँ, आपने जो है सबसे पहले यहाँ पर किया ये मानक निर्धारण करा, फिर दूसरा आपने अपने कार्य का मापन करा। ठीक है, फिर तीसरा आपने तुलना करा। ठीक है, पहले आपने मानक निर्धारण कर लिया, फिर आपने अपने कार्य को देखा, फिर आपने तुलना करी। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। ठीक है, तीसरा चरण आपने क्या किया, विचलन निकाला। ठीक है, तुलना करके, यानी कि तुलना करी, तुलना करके आपने विचलन निकाला। ठीक है, वास्तविक निष्पादनों की मानकों से तुलना। ठीक, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक निष्पादन का मापन करने के बाद उसे मानक निष्पादन के साथ तुलना की जाती है ताकि विचलनों का पता लगाया जा सके। यदि मानक संख्यात्मक रूप में निर्धारित हो तो तुलना करना अधिक सरल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे संख्यात्मक रूप में था मेरा मापन, है ना, मतलब मैंने जो मानक तय किया था वो संख्या में था, तो तुलना करना कितना आसान हुआ। लेकिन अगर मैं वही बोलता 10%, 15% या फिर क्वालिटी पे बोलता तो थोड़ा सा मुश्किल होता ना, लेकिन यहाँ पे मैंने संख्या में बताया तो तुलना करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है मेरे दोस्त। ठीक, अब चौथा क्या होता है, जो विचलन आया है हम पता लगाएंगे ये विचलन आया क्यों है। ठीक है सर, ये पता कैसे लगाया जाता है, इसको पता लगाने के 2 तरीके हैं। ठीक है, देखो प्रत्येक कार्य में, देखो क्या बोल रहा है कि हर तरह के काम में कुछ विचलन होना स्वाभाविक है। ठीक है, इसीलिए यह तय करना आवश्यक होता है कि स्वीकार्य विचलन की सीमा क्या होगी। स्वीकार्य विचलन मतलब क्या होता है सर, जैसे कि मानो एग्जाम्पल देता हूं कि आपने तय किया था कि 10 लाख सेल करना है। ठीक है, लेकिन सेल जो हुआ ना 9.5 लाख हुआ। ठीक है, यानी कि 5 लाख का सेल कम हुआ। ठीक है, ऐसा करके तो ठीक है, चलो 5 लाख कम हुआ, 10 लाख में 5 लाख कम हुआ, कोई बात नहीं, चलता है ना। मतलब जब आप थोड़ा बहुत होता है ना, थोड़ा बहुत, या फिर मान के चलो 10 लाख सेल करना था। ठीक है, 10 लाख सेल करना था और आपने जो है 10 लाख में, ठीक, 9,90,000 सेल किया है, तो एक्चुअल कितना 10,000 आपने कम सेल किया केवल, है ना। तो चलो यार 1 लाख में 10,000 ही, 10 लाख में 10,000 कम है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, जाने दो। तो ये स्वीकार्य है कि चलो इतना विचलन आएगा तो चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो वही ये तय करना होगा कि स्वीकार्य विचलन की सीमा क्या होगी, कितना तक का हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और किन विचलनों पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। इसके लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं निर्धारित की जाती है। इस संदर्भ में एक प्रबंधक को जटिल बिंदु बोल रहा है, देखो जटिल बिंदुओं का नियंत्रण, ठीक है, तथा अपवाद द्वारा प्रबंध को उपयोग में लाना चाहिए। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, जटिल बिंदु नियंत्रण यानी कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ठीक है, ये 2 तरीके हैं जिससे आप विचलन का पता लगाते हो। ठीक है, पहला होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये है ना 2 विधि हैं जिनसे आप विचलन को बहुत आसानी से पता लगा लोगे और उनको सुधार भी कर लोगे। ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये 2 ऐसी विधि हैं। ठीक, देखो आगे बढ़ोगे तो दिखेगा, जिसमें आता है आपका, आपको दिख रहा होगा जटिल या संकट बिंदु नियंत्रण। इसमें जो है ना प्रबंधक क्या करता है, देखो इसमें जो है ना प्रबंधक मेनली क्या बोलता है, जो मैनेजर है, प्रबंधक कौन होता है, मैनेजर होता है। तो इसमें प्रबंधक बोलता है ना कि देखो हम, ठीक है, हम सारे कार्य पर तो ध्यान नहीं दे सकते, मतलब तुम जो जो काम कर रहे हो उन सब पे काम देख पाना मेरे लिए संभव नहीं है। ठीक है, जो छोटी मोटी गलतियां हैं ना वो मैं नहीं देखूंगा, जो बहुत बड़ी गलतियां हैं जहां सच में मेरी जरूरत है मैं उस चीज पे ध्यान दूंगा। तो जटिल या संकट बिंदु नियंत्रण में प्रबंधक उन प्रमुख और संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देता है जो संगठन की प्रगति को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन बिंदुओं में छोटी गलती भी पूरे संगठन पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, समझ आया, देखो समझ आई, नहीं सॉरी, एक मिनट, ये जटिल बिंदु, सॉरी, सुनो, ये जटिल बिंदु नियंत्रण मतलब इसमें क्लियर बोलता है ना कि देखो कुछ काम ऐसा होता है, कुछ कार्य ऐसा होता है, ठीक है, जैसे उस छोटी सी गलती से भी ना पूरा, मान लो अब जैसे नाव जा रही है नदी में, ठीक है, नाव में
छोटा भी छेद हो जाए तो नाव में पानी भरने लगेगा, धीरे धीरे दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर बोलता है ना कि वैसी सारी गलतियां बताओ जहां पे छोटी गलती होने से भी हमारी कंपनी को दिक्कत हो सकती है। अब वैसी चीजें क्या हो सकती हैं, तो समझो कि हमारा ना हमारा जो है लगातार ये चीज हो रहा है कि हम लोग सेल पूरा नहीं कर पा रहे, जितना सेल्स सोचते हैं उतना सेल्स नहीं कर पाते हैं, ये बार बार हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना जरूरी हो जाएगा। ठीक, अब आता है अपवाद द्वारा प्रबंध। इसमें मैनेजर बोलता है ना कि तुम केवल हमें मुख्य गलतियां बताओ। ठीक है, क्योंकि सारी चीज पे ध्यान हम नहीं दे सकते हैं भाई, कुछ ऐसी गलतियां बताओ जो सच में मेरे लायक है, जो मेरे बिना आए ठीक ही नहीं होगी। ठीक है, सारी गलतियां सारी बातें मेरे तक मत लेके आओ। ठीक है, मैं यहां बैठा हूं, मैं अपना मेन काम, क्योंकि देखो मैं एक मैनेजर एक प्रबंधक क्या करता है, विकेंद्रीकरण कर ही देता, अंतरण कर ही देता है। वो ये क्यों करता है, क्योंकि वो अपना मुख्य कार्य है ना, जो उनका मेन काम है मैनेजर का, वो उस पर ध्यान दे सके। तो मैनेजर बोलेगा ही कि सारी बातें तुम मेरे तक लेके मत आओ, लेकिन जो ऐसी बातें हैं जो मेरे बिना बोले, मेरे बिना हस्तक्षेप के ठीक ही नहीं हो सकती, तुम वो सारी बातें मेरे तक लेके आओ। ठीक है, तो अपवाद द्वारा प्रबंधन का अर्थ है कि केवल वही महत्वपूर्ण विचलन प्रबंधन को बताए जाएं जो निर्धारित सीमा से बाहर है, ताकि प्रबंधक अपना ध्यान वास्तव में गंभीर समस्याओं पर केंद्रित कर सके और समय पर प्रभावी निर्णय ले सके। ठीक है, अब पांचवा आता है, देखो विचलन तो पता लग गया है ना, अब विचलन पता लगा है, गलतियां पता लगी हैं, तो गलती को छोड़ना नहीं है, गलती को सुधारना है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करते हो, कार्रवाई करते हो, सुधारात्मक कार्रवाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली बोल रहा है, देखो यह नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। ठीक है, यह नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है जिसमें पाए गए विचलनों को और उनके कारणों के आधार पर कार्यवाही की जाती है। प्रबंधन भविष्य में समस्याएं न हो इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाता है, जैसे मशीनों के लिए उचित रखरखाव को आदेश देना। ठीक है, यदि कोई परियोजना तय समय से पीछे चल रही हो तो सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में अतिरिक्त श्रमिक लगाना या अतिरिक्त उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। मतलब जैसे कि क्या बोला, हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि हमारा सेल्स कम हुआ था, है ना, हमारा जो है सेल्स बहुत कम हुआ था, तो हमें इस बार कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे जो नुकसान हम लोग पिछले साल झेल के आए, सबसे पहले हमारा वो नुकसान कवर हो, उसके बाद आगे काम करेंगे। ठीक है, तो जो गलतियां हुई है ना उसको किसी तरीके से इस बार सुधार लेना है, पांचवा स्टेप ये बोलता है। ठीक, यानी कि नियंत्रण क्या है, तो नियंत्रण सीधा एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हम ये देखते हैं क्या हमारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हमारा कार्य हो रहा है। ठीक है, अनुकूल जा रहे हैं। अब उसकी प्रक्रिया है, सबसे पहले क्या करते हैं, मानक निर्धारण करते हैं, यानी कि हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हमें क्या करना है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे हैं उसको देखेंगे, जो करना है और जो हम लोग करते आ रहे हैं इसको तुलना करेंगे, तुलना करके जो विचलन आएगा, विचलन बहुत बड़ा है तो ध्यान देने लायक है। ठीक है, विचलन अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो ध्यान देने लायक है, तो इन विचलन को सुधारना होगा, विचलन को सुधारने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये विचलन के भी दो प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। नकारात्मक विचलन होता है तो हमें सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी, नकारात्मक नहीं होगा तो हमें सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रक्रिया है। ठीक है ना, अब आता है देखो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग बोल रहा है, जो कि बहुत सबसे सिंपल है। ठीक है, अब ये पहला बोलता प्रबंधकीय कार्य। प्रबंधकीय कार्य का मतलब क्या होता है, तो ये मैनेजमेंट का काम है, जाहिर सी बात है कि नहीं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है कि नहीं। प्रबंध के 5 क्रियाएं हैं, तो ये प्रबंध का ही तो कार्य है, प्रबंध के अलावा दूसरा काम थोड़ी है। ठीक है, तो नियंत्रण महत्वपूर्ण प्रतिबंधकीय कार्यों में से एक है। ठीक है, एक प्रबंधक को लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए अपने अधीनस्थों के कार्य निष्पादन को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, प्रबंध के सभी स्तरों पर प्रबंधकों को अपने क्षेत्रों में गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए नियंत्रण कार्य करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब बिना, देखो ये होगा ही नहीं अगर मान लो हम लोगों ने काम तो किया लेकिन हम लोग कभी पता ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पता ही नहीं कर रहे कि हमारा काम हो कैसा रहा है, कहीं गलतियां भी हो रही हैं क्या, तो हमें कभी सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। एक बेसिक एग्जांपल्स आपको फिर से देता हूं जिससे आपकी चीजें पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, मान के चलो आपने क्या किया, ठीक है, जिससे प्रक्रिया और नियंत्रण का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, आपने डिसाइड किया ना कि आपका जो टारगेट है, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि आपका टारगेट जो है वो है 90%, 95% लाना। ठीक है, या 95% नहीं, छोड़ो, आपने डिसाइड किया कि आपका जो टारगेट है वो अकाउंट्स में जो है 95 मार्क्स लाना इस बार के टेस्ट में। ठीक है,
इस बार के टेस्ट में अकाउंट्स में आपको 95% लाना जो है आपका टारगेट बना, ठीक है। रुको, अकाउंट्स टेस्ट में आपका जो है वो टारगेट बन रहा है मेरे भाई कितना, 90 मार्क्स, ठीक है, या 97, चलो 97 रखा आपने, ठीक है, या 100 कर दें, 100 कर दो, चलो। आपने टारगेट किया कि हम इस बार अकाउंट्स के टेस्ट में 100 मार्क्स लेके आएंगे किसी तरीके से, ठीक है, 100 मार्क्स लेके आएंगे, डन। आपने टारगेट यानी कि मानक तो आपने निर्धारण कर लिया। अब देखो ना, यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको पूरा, ठीक है, आपको प्रक्रिया भी क्लियर हो जाएगी और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। आपने मानक कितना निर्धारण करा, आपने मानक निर्धारण करा ना कितना, 100 मार्क्स का, ठीक है। आपने टारगेट सेट कर लिया, आपने क्या किया सर, आपने जो है टारगेट सेट कर लिया, ठीक। अब आपने पहला टेस्ट दिया, ठीक है, स्कूल गए, देखो आपने क्या किया, आपने एक टेस्ट दिया, खुद से बोला कि चलो मेरा ये तो टेस्ट में टारगेट है ना कि 100 मार्क्स लाना, मैं खुद से एक बार टेस्ट दे के देखता हूं कि मेरा, अपने से टेस्ट ले रहे, खुद से टेस्ट ले रहे, तो मेरा नंबर कितना आ रहा। आपने सेल्फ टेस्ट लिया, खुद को टेस्ट किया, बुक के कुछ क्वेश्चंस बनाए, तो आपको ने पूरा निकल के आता है कि भाई आप तो लेकर के आ रहे हो केवल अभी, आप तो केवल अभी 75 मार्क्स पे हो, मतलब आप 75 मार्क्स लेके आ रहे हो, ठीक है। यानी कि आपने, आपका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, आपका जो कार्य निष्पादन है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी 75 मार्क्स की है, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, ठीक है। आप बोलते हो यार अभी भी जो है हम 25 मार्क्स से पीछे हैं, है ना, 25 मार्क्स कम है, मेरा टारगेट मानक मैंने निर्धारण किया है 75, 100 है ना, मानक मेरा 100 है और मैं जो कर रहा हूँ अभी तक मेरा 75 नंबर आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये तो विचलन आ गया है कि नहीं। अब ये विचलन आया है तो तुम्हें अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो इस विचलन को तो सुधारना पड़ेगा, बिल्कुल, है कि नहीं। तो जब ये विचलन आएगा तो आप ये पता करोगे, है ना, देखो जाहिर सी बात है, विचलन आया तो आप टेस्ट तो करोगे ना भाई, कहाँ गलती हो रही है, आप पूरा पता करोगे, आप चेक करोगे अपने बनाए हुए क्वेश्चंस को, पता चलता फॉर्मेट में गलती थी, कैलकुलेशन में गलती की, है ना, फिर डेबिट क्रेडिट गलत लिखा, कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें लिखने के टाइम पे छोड़ दी, हर बारी में कुछ ना कुछ, है ना, जल्दबाजी में मैंने ये सारी एंट्रीज छोड़ दी, ये एडजस्टमेंट छोड़ दी, आपको पता चला, तो विचलन विश्लेषण कर लिया, गलतियां पता कर ली। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको सुधारने के लिए काम करोगे ना, ठीक है। अब आप दोबारा से एक बार टेस्ट दोगे जहां पर आप ये ट्राई करोगे कि इस बार हम ये सारी गलतियां ना करें, आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, पता चला विचलन में कि कहीं कहीं कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने मानक निर्धारण किया, फिर आपने मानक निर्धारण करने के बाद, ठीक है, आपने सबसे पहले मानक निर्धारण किया, फिर आपने अपने कार्य का निष्पादन किया, आपने इन दोनों की तुलना करके ये विचलन निकाला, विचलन निकालने के बाद आप सुधारात्मक कार्रवाई पर गए, ठीक है। तो ये नियंत्रण के 4 चरण थे, आपने देखो 4 चरण ही किए ना, 4 चरण मतलब 4 स्टेप्स फॉलो किए ना, तीसरा आपने ये किया और चौथा आपने ये किया, ठीक है। देखो यही है नियंत्रण, यानी कि आप यहाँ पूरा का पूरा कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है, समझे, समझे, बोलो, समझे, 4 मतलब 5, सॉरी, ठीक है। तो आपने जब ये तुलना करी तो ये तीसरा चरण तुलना हो गया और चौथा चरण आपका ये हो गया और पांचवा आपका सुधारात्मक कार्रवाई हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यही है नियंत्रण की प्रक्रिया, ठीक। अब जैसे कि ये तो प्रबंधकीय कार्य है, तो प्रबंधक का कार्य हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हमने जो सोचा है उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है, तो ये प्रबंधकीय कार्य हो जाता है, मैनेजमेंट का फंक्शन, ठीक है। फिर आता निरंतर। अब देखो जाहिर सी बात है, जब भी आप कंपनी में काम करोगे आप हर बार ये देखोगे ना भाई कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया क्या हमारा काम वैसा ही हो रहा, आपको हर बार ये पता करना होगा, क्योंकि अगर आप बस काम करते जाओगे, सेल करते जाओगे और कभी भी ये चेक नहीं करोगे कि अभी तक मैंने कितनी सेल्स की है, तो आपको कभी पता ही नहीं लग पाएगा कि हम जितना सेल करना चाहते थे क्या हम उतना सेल कर पाए हैं। तो आपको ये बार बार नियंत्रण करना पड़ेगा, आपको हर साल के अंतिम में, हर बार हर महीने के अंतिम में जो है रुक रुक के चेक करना पड़ेगा अभी तक सेल कितना हुआ, तो ये निरंतर चलता ही रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता हर समय होती है, यह एक बार का कार्य नहीं है अपितु निरंतर चलने वाली क्रिया है। यदि नियंत्रण को हटा दिया जाए तो यह काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्रबंधक को यह देखना होता है कि उसके अधीन योजनाओं के अनुरूप गतिविधियों का निष्पादन हर समय करते हैं, अतः निरंतर रूप नियंत्रण का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है।
तीसरा आता है आपका, देखो क्या है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब ये भूतकाल में भी देखता है और भविष्य काल में भी देखता है। ठीक है, मतलब देखो आप क्या करते हो, भूतकाल आप क्या करते हो सबसे पहले, है ना, भविष्य में देखते हैं कैसे, आप यहाँ पर देखते हो हमने क्या सोचा है ना, हम ये करना चाहते हैं, हमारा मानक ये है, डन, हमने अभी तक क्या किया है, अब क्या किया है, अभी तक क्या किया है, तो आप तो वो करके आए हो। मानक की तुलना हमेशा किए गए कार्य से होती है, और अगर आपने कोई कार्य कर दिया तो वो भूतकाल में, तो मानक की तुलना आप अपने किए गए कार्य से कर रहे हो, तो ये आप भविष्य काल में भी जा रहे हो, भूतकाल में भी, तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं ये आगे भी देखता है और पीछे भी देखता है। तो नियंत्रण आगे और पीछे दोनों देखने की प्रक्रिया है, और भूतकाल और भविष्यकाल दोनों होता है। ठीक है, नियंत्रण क्रिया भूतकाल एवं भविष्य दोनों के लिए है। नियंत्रण भविष्य से संबंधित है, परंतु इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजनाओं के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं, भूतकाल भी शामिल है। नियंत्रण कार्य द्वारा आरंभ सुधारात्मक कार्रवाई को उद्देश्य भविष्य के निष्पादन में सुधार करना है। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं ना भाई कि गलतियां निकली तो उसका सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। अब सुधारना क्यों चाहते हैं, भविष्य के लिए, है कि नहीं, तो ये भी एक ले सकते हो कि भविष्य के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, गलती निकाल के सुधारेंगे, भविष्य के लिए सुधारोगे ना, कि आगे हमारी कंपनी सही से चले, तो भविष्य भी है भूत भी है। ठीक है, नियंत्रण का सारे कार्यवाही है, ये हम लोग नियंत्रण करते ही क्यों है, नियंत्रण हम लोग इसीलिए करते हैं कि हम गलतियां निकालें और उस पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। ठीक है, तो यदि सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत नहीं की जाती है तो नियंत्रण का उद्देश्य विफल हो जाएगा। जब भी निष्पादन मानकों के अनुरूप नहीं होता तो चीज़ों को सही करने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता होती है, ताकि संसाधनों की बर्बादी को कम किया जा सके। ठीक है, सोचो ना, तुमने गलतियां तो पता कर ली, लेकिन तुम उस गलती पर कभी सुधारने के लिए काम ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि मेरा अकाउंट्स में कहाँ पे मेरे से गलती हो रही थी, लेकिन आप उस चीज पे कभी काम नहीं कर रहे हो, तो क्या आपका नंबर कभी भी अकाउंट्स में बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, है कि नहीं। तो वही बोला कि अगर आप नियंत्रण नहीं करोगे, आपने अगर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करते हो मेरे भाई, तो आपका नंबर कभी नहीं बढ़ पाएगा। इट मीन्स आपने जो तय किया है, आपका जो निर्धारित लक्ष्य है, आप वो कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नियंत्रण प्रबंध का एक सर्वव्यापी सर्वव्यापी कार्य पे आ गया, है ना। सर्वव्यापी मतलब हर जगह होता है। देखो आप पढ़ते हो तब भी नियंत्रण कर, एग्जाम में नंबर लाना है उसके लिए टेस्ट देते हो ना, तो आप यहाँ पे नियंत्रण कर रहे हो। ठीक है, फिर देखोगे तो जब भी हम लोग कहीं जाते हैं घूमने, ठीक है, तो हमारा एक बजट होता है, हमने ये इतने का बजट बनाया है, और घूम के आए तो एक बार चेक करते हैं इतना का बजट था, कितना खर्चा हुआ है, देखते हो ना, इतना का था, इतना खर्च हुआ, कितना ज़्यादा खर्च हुआ, कितना कम खर्च हुआ, ये चीज़ चेक करने के लिए नियंत्रण हुआ। तो वही तो है, ये हर जगह होता है, ये एक सर्वव्यापी कार्य है। यह कार्य सभी संस्थाओं में व्यवसाय एवं गैर व्यवसाय सभी प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आता है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसका महत्व बताओ। ठीक है, तो देखो अब ये इसीलिए करते हैं ना भाई कि जो हमारा लक्ष्य हम उसकी प्राप्ति कर सके। ठीक है, हम क्यों पता कर रहे हैं, हम ये क्यों जानना चाहते हैं कि जो हमने सोचा था क्या हमारा कार्य वैसा हुआ है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं। हम सेल 10 लाख का करना चाहते थे, लेकिन हमने ये क्यों देखा कि अभी तक हमने सेल क्यों कितना किया, 8 लाख हुआ, क्यों, क्योंकि हम 10 लाख का सेल करना चाहते थे, क्योंकि 10 लाख का सेल करना मेरा उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हम लोग नियंत्रण करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, दूसरा, संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग हो सके, मतलब अब देखो जाहिर सी बात है कि अगर आपको 10 लाख का सेल करना था और केवल आप 8 लाख का ही सेल कर पाए हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लोगों ने सही से काम नहीं किया है। ठीक है, सही से काम नहीं किया तभी तो ये त्रुटि निकली, तभी तो ये विचलन निकला। अगर वो लोग सही से काम करते हैं, यानी कि सारे संसाधन सही से इस्तेमाल होते हैं, तो ये गलतियां आती ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है मेरे भाई, समझ में आई मेरी बात। तीसरा आता है समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। कैसे, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आप हमेशा अपने मानक की तुलना अपने किए गए कार्य से करते हो, और जब गलतियां निकलती है तो पूरे संगठन को दोबारा से बताते हो, क्योंकि देखो अब तो गलती हो गई, फिर से योजना बनाना होगा, है ना। मतलब विचलन आने के बाद अगर संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई है तो फिर से आप क्या करोगे, नियोजन बनाओगे, संगठन करोगे, नियुक्तिकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दोबारा से सारा कार्य करना पड़ेगा, और सभी कार्य में तालमेल होता है, इसलिए समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, क्लियर है।
अब आता है भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अभी हमें पता लगा कि हमने 2 लाख कम सेल किया है, तो हम लोग भविष्य की योजना में क्या बनाएंगे कि अगले साल हमारा जो है टारगेट 12 लाख का होना चाहिए। 10 लाख का तो पिछले साल का था, 2 लाख पिछले साल जो नहीं हुआ है वो 2 लाख अगले बार हम लोग अचीव करेंगे। तो भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। ठीक है, या फिर हमने ये गलती की है ना, देखो गलती विचलन निकला। ठीक है, तो हमने ये गलती की थी इसलिए हम लोग 2 लाख कम सेल किए हैं, तो इस बार हमें ये गलती नहीं करनी है, यानी कि ये हमें भविष्य की योजना बनाने में बनाने में मदद करेगा। ठीक है, कि पिछले बार जो गलती की थी इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है? तो इसीलिए बोल रहा है कि ये आपको भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद करता है। ठीक है, और लास्ट, व्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित करता है। ठीक है, मतलब ये भाई क्लियरली बोलता है जो हमने मानक निर्धारण किया है हमें वो किसी तरीके से पूरा करना है। अब जब आप अपने मानक को पूर्ण करने हेतु पूरे दिल से काम करोगे ना, तो सभी लोग काम करेंगे, सब लोग चुपचाप अपना काम कर रहे होंगे, कोई भी बकैती नहीं कर रहा होगा। इट मीन्स सब लोग बहुत प्यारे तरीके से अपना काम करेंगे, और जब सब मेहनत से काम करेंगे तो मानक की जो है प्राप्ति बिल्कुल हो पाएगी, यानी कि स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो नियंत्रण संस्था में व्यवस्था और अनुशासन का वातावरण बनाता है। नियंत्रण कर्मचारियों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखकर बेईमान व्यवहार की संभावना को कम करता है। अब ये नजर कैसे रखता है, तो नियंत्रण करने के लिए सीसीटीवी वगैरह जो है ना, ठीक है, सीसीटीवी उपकरण ये सारी चीजें लगाई जाती हैं, स्टॉप वॉच, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोलिंग करने के लिए। ठीक है, अगर कोई पूछे तो ये नजर कैसे रखता है, तो सीसीटीवी से नजर रखेगा, स्टॉप वॉच से कि भाई तुमने इतने देर में ये काम करना था और तुमने इतने देर में किया है, तो तुम ज्यादा समय ले रहे हो, देख के काम करो। ठीक है, ऐसे करके। अब आता है नियोजन तथा नियंत्रण में संबंध। ठीक है, अब समझो मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, चलो, क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है मेरे भाई कि हाँ ना, नियोजन में, ठीक है, प्लानिंग में हमने मानक निर्धारण किया था। ठीक है, हमें क्या करना है हमने डिसाइड कर लिया, हम जैसे ही वो आगे करने गए, ठीक है, मानक यानी कि देखो सिंपली यहाँ क्या होता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये तय कर लिया और हम लोग काम करने लग गए। ठीक है, काम करने लग गए, अभी काम कर रहे हैं और हमें पता है कि हमें क्या करना है, तब तो हम नियंत्रण कर पा रहे हैं। अगर हम लोग नियोजन में ये निर्धारित ही नहीं करते, अगर हम लोग नियोजन में ये निर्धारित ही नहीं करते कि हमें क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, हमें अगर यहाँ पता नहीं चल पाता कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मानक क्या है, तो क्या हमारे पास नियंत्रण के लिए कुछ बचता? कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं होता कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम नियंत्रण किसका करते हैं? खाक किसी का नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि हमने नियोजन में ढूंढ लिया था हमें क्या हासिल करना है, तो हमारे पास नियंत्रण करने के लिए कुछ तो आया। ठीक है, अब देखो समझना बात को। ठीक है, नियंत्रण ने क्या किया सर, नियंत्रण जब करें हमने, जब हमने नियंत्रण करा तो हमें विचलन प्राप्त हुआ। ठीक है, नियंत्रण जब हमने किया ना तो हमें विचलन की प्राप्ति हुई, मतलब हमें डेविएशंस मिले। ठीक है, अब हमें त्रुटि मिली, गलतियां मिली, तो ये बताएगा कि देखो भाई ये गलती है, इसको सुधारो। ठीक है, अब ये बताएगा इसको, इसने नियोजन को बताया, तो नियोजन जब अगले बार नया प्लान बनेगा ना, तो नियोजन में ये चीज होगा कि देखो पिछले बार ये गलती हुई थी, इस बार ये गलती नहीं होनी चाहिए प्लानिंग के टाइम पे। ठीक है, तो इस बार ध्यान रखना कि हम लोग पिछले बार जो गलती किया था हमने, इस बार हमें वो गलती नहीं करनी है। तो ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि नियोजन जो है बिना नियंत्रण के अधूरा है और नियंत्रण जो है बिना नियोजन के अधूरा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना जो है अधूरे हैं। इसलिए ये भी कहते हैं कि नियंत्रण को प्रबंध का अंतिम चरण कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये आधा ही सच है कि ये अंतिम चरण है। ठीक है, ये जो है इसको लोग बोलते हैं कि अंतिम चरण है, ये केवल आधा सच है। क्यों? क्योंकि अगर विचलन निकला तो हमें, विचलन निकली है, अब हमें दोबारा से नया प्लान बनाना होगा कि हम अपने मानक का निर्धारण कर पाए। तो ये आधा सच है कि ये आखिरी चरण है। ठीक है, ये आखिरी चरण नहीं है, ये निरंतर क्रिया है। ठीक है, ये क्या है, निरंतर क्रिया है, क्योंकि विचलन आएगा तो विचलन को सुधारने के लिए नया लक्ष्य जो हमारा होगा, वो हम लोग नया लक्ष्य कहाँ बनाएंगे? नियोजन में बनाएंगे। तो ये आधा ही बात है कि भाई ये अंतिम चरण, ये अंतिम चरण नहीं है। ठीक है, विचलन के लिए हम लोग दोबारा से नियोजन करना पड़ेगा, फिर जो नियोजन में कार्य करेंगे फिर हमें उसके लिए नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ये सब निरंतर चलता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए, इसलिए बोल रहा है प्लानिंग इज द ओरिजिन। देखो क्या बोल रहा है पहला, ठीक है, प्लानिंग इज द ओरिजिन, यानी कि नियोजन नियंत्रण की उत्पत्ति है। क्योंकि हम लोग प्लानिंग में डिसाइड ही नहीं कर पाते हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना, हमें यही नहीं पता होता कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम लोग नियंत्रण किसका कर पाते? किसी का नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखो नियोजन को नियंत्रण की उत्पत्ति कहा जाता है। ठीक है,
क्योंकि वह निष्पादन को ऐसे मानक निर्धारित करता है जो नियंत्रण का आधार बनते हैं। ठीक है, योजना के क्रियान्वयन के बाद नियंत्रण आवश्यक हो जाता है ताकि गतिविधियों की प्रगति पर निगरानी रखी जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य योजनाओं के अनुरूप हो रहा है। ठीक है, यानी कि योजना के क्रियान्वयन के बाद नियंत्रण इसलिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है, सिंपली ये इसलिए नियंत्रण इसीलिए जरूरी है कि हमने जो प्लानिंग में डिसाइड किया था, योजना में जो हमने सोचा था, क्या वैसा ही हो रहा है, ये चीज बार बार समय समय पर देखता रहे, चेक होता रहे। ठीक है, नियंत्रण विचलनों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करता है, इसीलिए बिना पूर्व निर्धारित मानकों के प्रबंधकों के लिए नियंत्रण करना संभव नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें पहले से पता ही नहीं होगा हमें क्या हासिल करना है तो हमें विचलन भी नहीं पता लग जाएगा। ठीक है, मान लो, सोचो एक बार के लिए, सोचो एक बार के लिए। ठीक है, हमने पहले डिसाइड ही नहीं किया कि हमें 10 लाख का सेल करना था। ठीक है, हमने ये डिसाइड नहीं किया, हमें पता ही नहीं था, तो फिर हमारे लिए तो 8 लाख का सेल भी बढ़िया है। ठीक है, तुमने डिसाइड ही नहीं किया तुम्हें कितने नंबर लाने हैं बोर्ड्स में, तो तुम्हारे लिए 60% भी अच्छा होगा ना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे यार कि नहीं नहीं जो सोचे थे नहीं हुआ, तुमने कभी सोचा ही नहीं ना, तो 60% भी बढ़िया है, सीधी बात। ठीक है, लेकिन तुम सोचते हो कि हमें क्या करना है और उस हिसाब से अगर काम नहीं होता तो बोलते हैं ना यार योजना के हिसाब से, प्लान के हिसाब से काम नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज। सेकेंड पॉइंट आपका आता है मेरे दोस्त, क्या आता है, नियोजन एवं नियंत्रण अंत संबंधित मतलब खुद एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, ये दोनों जो है ना एक दूसरे पर निर्भर है। अभी जस्ट बताया कैसे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इनपुट देते हैं। ठीक है ना, तो देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पर नियोजन और नियंत्रण को एक साथ मौजूद होना चाहिए क्योंकि एक कार्य दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, नियंत्रण की प्रणाली कुछ मानकों के अस्तित्व को पूर्ववत करती है। नियंत्रण की प्रक्रिया में ये मानक तुलना के आधार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब नियंत्रण जो है तुलना करने के लिए बना है। ठीक है, नियोजन के बिना वांछित निष्पादन की कोई पूर्व निर्धारित समझ नहीं है, क्योंकि प्लानिंग में कभी बिना प्लानिंग के हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कंट्रोल क्या करना है। जब तक हम सोचेंगे नहीं, ठीक है, कि हमें क्या करना था, तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि हमने ये काम सही, अभी वही वाला एग्जाम्पल जो दिया ना। ठीक है, दूसरी ओर नियोजन कार्य, ठीक है, भी नियंत्रण कार्य पर निर्भर करता है क्योंकि योजनाओं की निगरानी व जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके हर कोई सख्ती से इसका पालन करता है। ठीक है, नियंत्रण कार्य सुनिश्चित करता है कि योजनाओं को उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाता है और गतिविधियां योजनाओं के अनुरूप हैं। अतः दोनों कार्य अंतर संबंधित यानी कि एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, क्योंकि नियंत्रण के बिना नियोजन अर्थहीन है और नियोजन के बिना नियंत्रण अंधा है। ठीक है, समझे, मतलब सीधी बात है। देखो, प्लानिंग नहीं होगा तो हमारे पास नियंत्रण करने के लिए कुछ नहीं होगा, मतलब नियोजन नहीं होगा ना तो हमारे पास नियंत्रण करने के लिए कुछ नहीं होगा। नियंत्रण नहीं होगा ना तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हमने जो प्लान बनाया था, हमने जो योजना बनाई थी वो सफल हो रही है या विफल हो रही है। ठीक है, क्योंकि नियंत्रण में हम क्या करेंगे, नियंत्रण में तो हम लोग चेक करेंगे ना, नियंत्रण में तो हम लोग चेक करेंगे कि जो योजना सोचा था वही हो रहा है, नहीं हो रहा है तो भाई हमारी योजना विफल हो रही है, और अगर हो रहा है तो हमारी योजना सफल हो रही है। ठीक है, तो नियंत्रण इस तरीके से काम करता है। नियोजन, अगर नियोजन में सोचेंगे ही नहीं कि हमें क्या करना है तो नियंत्रण किसका करेंगे, जो कर रहे हैं वो सही है ना, वही चीज होता है। डन। तीसरा पॉइंट आता है कि ये जो है नियोजन निर्देशात्मक है जबकि नियंत्रण क्या है, मूल्यांकनात्मक। ठीक है, यानी कि नियोजन निर्देश देता है ना, नियोजन तो सीधे बताता है हमें ये काम करना है, मतलब तुम बता रहे हो, निर्देश दे रहे हो। ठीक है, और नियोजन मूल्यांकनात्मक यानी मूल्यांकन करता है। ठीक है, टेस्ट करता है, चेक करता है कि जो सोचा था वही हो रहा है। समझे, तो नियोजन की प्रक्रिया मूल रूप से एक बौद्धिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उचित कार्यकलापों की खोज व चयन हेतु चिंतन, अभिव्यक्ति व विश्लेषण करना शामिल है। दूसरी ओर नियंत्रण मूल्यांकन का जांच करता है कि वांछित कार्यकलापों का पालन किया जाता है या नहीं। अतः नियोजन निर्देशात्मक है जबकि नियंत्रण मूल्यांकनात्मक है। ठीक है, मतलब नियोजन आपको बस ये बताता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और नियंत्रण जो है ये चेक करके देता है कि जो हमने सोचा था काम वैसे ही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मूल्यांकन करता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक,
और जिसमें लास्ट आपका आता है मेरे भाई, लास्ट आता है कि नियोजन और नियंत्रण दोनों भूतकाल के साथ साथ भविष्य की ओर देखने वाले भी हैं, ठीक है ना। मतलब जाहिर सी बात है, नियोजन तो भविष्य ही की ओर देखता ही है ना। अब नियोजन प्लानिंग हमेशा हम लोग भविष्य के लिए बनाते हैं कि क्या करना है, तो ये भविष्य के लिए है, ठीक है। नियंत्रण, नियंत्रण में क्या होता है, अब हम लोग सुधारात्मक कार्रवाई जब करते हैं, यानी कि गलती तो कर दी, विचलन तो हम लोग कर, हम विचलन हम लोगों ने ले आया है ना, हमसे गलती हो गई, लेकिन इसको सुधारना कैसे है, सुधारना कैसे, इसका मतलब हम भविष्य सही करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये भविष्य हो गया, ठीक। अब देखो नियंत्रण भूतकाल कैसे हो गया सर, जो विचलन आया, ठीक है, अब विचलन के आधार पे नया प्लान बनेगा, यानी कि नई योजना बनेगी, तो हम नियोजन बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि सेम गलती जो पिछले बार हुई थी, ठीक है, वो गलती इस बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो जब हम लोग इस चीज को ध्यान में रखते हैं ना कि पिछले वाली गलतियों को दूर रख के हम लोग नया प्लान बनाए, जो प्लान पिछले बार था वो इस बार काम नहीं करेगा, तो हमें पता है कि पिछले बार हमसे क्या गलती हुई थी और इस बार नया प्लान हमें क्या कैसे बनाना है। तो जब हम पीछे की गलतियों को ध्यान में रख के नया प्लान बनाते हैं तो बोलते हैं नियोजन भूतकाल पे आधारित है, ठीक है ना। और नियंत्रण भूतकाल कैसे है, तो भाई हम लोग किए गए कार्य की तुलना कर रहे हैं, यानी कि भूतकाल में जा रहे हैं, सीधी बात, ठीक है। तो यह माना जाता है कि नियोजन भविष्य की ओर और नियंत्रण भूतकाल की ओर देखता है, पर यह बात केवल आंशिक रूप से सही है। नियोजन भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, ठीक है, देखो यहाँ देखना, नियोजन भविष्य की परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन वह पिछले अनुभवों पर आधारित होता है, ठीक है। जबकि नियंत्रण भूतकाल में के निष्पादन की जांच कर विचलनों का पता लगाया जाता है, ठीक है। नियंत्रण द्वारा की गई, अब देखो यहाँ ध्यान देना, ठीक है, नियंत्रण द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य भविष्य के निष्पादन में सुधार करना होता है, ठीक है। इसीलिए नियोजन और नियंत्रण दोनों ही भूतकाल तथा भविष्य दोनों से जुड़े हैं, ठीक। चलिए, जाहिर सी बात यहां तक क्लियर है। अब आता है प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की विशेषता, ठीक है। एक अच्छे नियंत्रण की विशेषता क्या होती है, तो नियंत्रण सिंपल होना चाहिए, है ना, एक सिंपल, एकदम सिंपली कंट्रोल करो, हमारा उद्देश्य हमें क्लियरली पता हो, हमें क्या करना है और हमें ये अच्छे से समझ आए कि हमने अभी तक क्या किया है, तो वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली को स्पष्ट एवं समझने में सरल होना चाहिए, ताकि प्रत्येक श्रमिक आसानी से इसका अनुसरण कर सके। जटिल प्रणाली काम करने में बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। दूसरा, उद्देश्य अभिमुखी, मतलब हम लोग जो काम करते हैं ना, हम लोग उद्देश्य की प्राप्ति हेतु करते हैं, ठीक है। तो हम जो भी नियंत्रण करेंगे वो उद्देश्य के लिए ही करेंगे। तो देखो, नियंत्रण प्रणाली को संस्था के उद्देश्यों पर केंद्रित होना चाहिए, मानकों का निर्धारण, निष्पादन का मापन और सुधारात्मक कार्रवाई को उद्देश्य अभिमुखी व अव्यक्तिगत होना चाहिए। मतलब हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। हम ये क्यों कर रहे हैं कि हम किए गए काम को देख रहे हैं, हम अपने ही काम को बार बार चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है हम उसको पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उद्देश्य अभिमुखी है, डन। फिर उपयुक्तता, उपयुक्तता का मतलब सीधा है कि नियंत्रण प्रणाली का चयन संस्था की प्रकृति, प्रकार, आकार व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। मतलब देखो, अब नियंत्रण प्रणाली का मतलब होता है ना, कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। ये देखना होगा कि हमारा संगठन कितना बड़ा है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कंपनी है तो भाई वो अलग से सीए, ऑडिटर, इन सब की टीम बुला सकता है। लेकिन अगर छोटी कंपनी है, बहुत छोटा सा बिजनेस है, तो उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो इन लोगों को बुला पाए, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इस प्रणाली का चयन संस्था की प्रकृति, संस्था का प्रकार और आकार और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। बड़ी संस्थाओं की नियंत्रण प्रणाली छोटी संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, ठीक है। मितव्ययी, सस्ता होता है, ठीक है। एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली को धन, समय व ऊर्जा के संदर्भ में वित्त व्यय होना चाहिए। यह केवल तभी उचित मानी जाती है जब इसके लाभ इसमें लगी लागत से अधिक हो, ठीक है। मतलब मान लो मेरी बात सीधी, ठीक है, मतलब मान लो मेरी बात सीधी कि भाई देखो, एक कंट्रोल सिस्टम जो होगा ना, हमने जितना फीस दे के सीए ऑडिटर टीम को बुलाया है, अगर वो हमारी प्रॉब्लम ठीक कर दें तो भाई हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो हम अच्छा खासा कमाएंगे। अब हमने उनको फीस दी 1 लाख और हम उनको बुलाने के बाद उन्होंने जो हमारी प्रॉब्लम ठीक की, हम 10 लाख कमा रहे, तो जाहिर सी बात है वो सस्ता था, है ना। हमने कम पैसे में आज अपना प्रॉब्लम ठीक करवा लिया, है कि नहीं। समझ में आई मेरी बात, ठीक।
अब होता है लचीलापन, यानी कि हमारा नियंत्रण ऐसा होना चाहिए ना जो समय और परिस्थिति के अनुसार हम उसको बदल सके। ठीक है, तो देखो एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली को व्यवसाय की बदलती स्थितियों के अनुरूप समायोजित होने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, इसका निरंतर पुनर्विलोकन संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह गत्यात्मक व्यवसायिक दुनिया के लगातार बदलते तरीकों से गतिशील है। मतलब देखो प्रबंधन की सारी जो प्रक्रिया है ना वो गतिशील और मतलब लोचशील होनी चाहिए, क्योंकि देखो बिजनेस जो है समय समय के साथ बदलता होता है। ठीक है, बदल रहा होता है, तो इनको भी उसके साथ बदलना पड़ेगा। समझ रहे हो, नए प्लान के साथ नया नियंत्रण करना होगा, तो वही बोलता है। ठीक, फिर आता है विचारोत्तेजक, मतलब ये जो होता है ना नियंत्रण सजेस्ट करता है, समझे, ये ना बताता है कि भाई हमें भविष्य में अच्छा कार्य करने के लिए हमें क्या करना होगा। भविष्य में अच्छा काम करना है तो हमें अभी ये चीज़ें सुधारनी होगी, तो ये आपको सजेस्ट करता है। ठीक है, मतलब प्रभावी नियंत्रण प्रणाली को विचलनों को दूर करने और भविष्य के निष्पादन में सुधार लाने के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना चाहिए। ठीक है, अब नियंत्रण की कुछ सीमाएं जानते हैं। बाहरी घटकों पर कम नियंत्रण। ठीक है, मतलब अब देखो बाहरी घटक का मतलब पता है ना, बाहरी घटक मतलब जो संस्था के नियंत्रण के बाहर है। अब तुम सरकार को रोक दोगे कि सरकार नोटबंदी मत करो, सरकार टैक्स मत बढ़ाओ, नहीं रोक सकते। ठीक है, तुम कोविड को रोक दोगे, कोविड भैया अभी मत आओ, अगले साल आना, अभी हम लोग तैयार नहीं है, नहीं। तो तुम्हारा जो है ना किसी का भी बाहरी घटकों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो ये नियंत्रण बाहरी घटकों के लिए नहीं काम करेगा। ठीक है, एक संस्था अपनी आंतरिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है परंतु बाहरी घटकों को नियंत्रित नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरा संख्यात्मक मानकों को निर्धारित करने में कठिनाई। ठीक है, मतलब कि कई बार होता है ना कि हम लोग संख्यात्मक मानक को निर्धारित नहीं कर पाते। ठीक है, समझ रहे हो मतलब, समझ रहे हो मतलब कि देखो क्या है ना कि इसमें क्लियर होता है कि इसका कॉस्ट देखो, सिंपल बजट बनाते हो ना, बजट क्या है, एक अनुमानित विवरण है, एक स्टेटमेंट ऑफ, क्या है, एक स्टेटमेंट है ना, जो कि एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल टर्म्स पे बना होता है, कि हम लोग अनुमान पे बना रहे हैं। अब जितना बजट बनाते हैं क्या उतना ही खर्चा होता है, उससे ज़्यादा भी होता है, उससे कम भी होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि देखो कभी कभी संख्यात्मक मानकों को निर्धारित करना संभव नहीं होता, यह निष्पादन के मापन एवं मानकों के साथ उनकी तुलना को एक कठिन कार्य बना देता है। इसमें सम्मिलित क्या है, तो कर्मचारी की लगन, निष्ठा, कर्तव्य भाव, मतलब आप किसी का ना, फिर ये भी है कि आप कौन कितने मेहनत से काम कर रहा, आप इसका पता नहीं लगा सकते। ठीक है, कौन कितनी लगन से काम कर रहा, आप इसको भी नंबर में नहीं पता। देखो जाहिर सी बात है ना, कुछ चीज़ों को नंबर में पता नहीं लगाया जा सकता। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कौन क्या ऑर्डिनल और कार्डिनल है कि नहीं, तो वही चीज़। अब लास्ट आता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को निर्धारित करने में कठिनाई। देखो अब क्या होता है ना कि कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अब कहीं पर विचलन एक जगह आई है, अब विचलन तो एक जगह आई है, ठीक है, पूरे संगठन में विचलन नहीं हो सकता, कहीं एक जगह गलती होगी, कहीं एक जगह गलती होगी, तो अब सबको दोबारा से क्या काम दिया जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं। देखो संस्था के भीतर अनेक कार्य होते हैं जो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कोई त्रुटि होने पर उसके लिए उत्तरदायी कर्मचारी को ढूंढना कठिन हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब महंगी प्रक्रिया, देखो महंगी प्रक्रिया क्यों है मेरे भाई, क्योंकि हमने नियंत्रण में क्या करते हैं, जो किया है उसकी तुलना कर रहे हैं हम अपने किए गए कार्य से। गलती हुई दोबारा से सब सही करना होगा, तो हमने जितना पैसा लगाया, जितनी मेहनत की, सब बर्बाद, फिर से करो, तो पैसा भी लगा, समय भी लगा और मेहनत भी लगा, तो भाई महंगा तो हुआ ना। तो वही चीज है। ठीक है, धन, प्रयासों व समय के संदर्भ में नियंत्रण एक महंगी प्रक्रिया है। एक छोटा उद्यम महंगी नियंत्रण प्रणाली को स्थापित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियंत्रण प्रणाली की स्थापना व परिचालन लागत इससे प्राप्त लाभों से अधिक ना हो। ठीक है, चलिए जो चैप्टर खत्म, यो चैप्टर हो गया अपना खत्म। छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, वन शॉट था भाई। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब हम लोग चलेंगे पार्ट बी में। देखो अगेन ये चैप्टर को आराम से देखना, जब तक आपका पहले का 4 चैप्टर क्लियर ना हो, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल होगा समझ पाना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस आराम से इस चैप्टर को देखिए, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।